हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए टेस्ट सीरीज़ 4 जो कि टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक वायरिंग के कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो आईटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो निम्न व मध्यम वोल्टता में अधिक परिवर्तन की अनुशंसा दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निम्न और मध्यम वोल्टता कौन कौन सी होती है। तो पहले बात करें निम्न की, कि निम्न वोल्टता वो होती है कि 0 से 250 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज होती है वो क्या कहलाती है, निम्न वोल्टेज कहलाती है। और मध्यम वोल्टेज की बात करें तो वो होती है कि 250 वोल्ट से लेकर 650 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज होती है वो क्या कहलाती है, मध्यम वोल्टता कहलाती है। तो अब पूछा गया है कि 0 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट तक जो वोल्टेज होती है वो निम्न और मध्यम वोल्टता के अंतर्गत आती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो वोल्टेज जो घरों के अंदर जो आती है, सप्लाई आती है, उसमें प्लस माइनस कितना परसेंट हो सकता है, यानी कितना हो सकता है। यानी जो 240 वोल्ट अपने मानते हैं कि 240 वोल्ट से ज़्यादा कितनी आ सकती है और कितनी कम आ सकती है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि बताया जाता है कि निम्न और मध्यम वोल्टता में जो अधिकतम परिवर्तन है वो प्लस माइनस 5% हो सकते हैं, यानी प्लस माइनस 5% हो सकते हैं। अगर बात करते हैं कि जो घरों के अंदर सप्लाई आती है 240 वोल्ट, अगर 240 वोल्ट का अगर 50% निकालूंगा तो कितना आएगा आंसर, 12 आएगा। तो 12 क्या हो सकती है कि प्लस, अगर 12 इसके अंदर प्लस ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 52 वोल्ट हो सकता है। 52 वोल्ट भी क्या हो सकती है, घरों के अंदर आ सकती है। और इसे अगर माइनस करें तो अपने, अगर माइनस करें तो कितनी आ जाएगी, 228 के लगभग 228 वोल्ट आ जाती है। तो यानी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि निम्न और मध्यम वोल्टता के अंदर 228 से लेकर 252 तक क्या होता है कि वोल्टेज का परिवर्तन होता रहता है। यानी सीधी सीधी सी बात करें यहाँ पर कि निम्न और मध्यम वोल्टता में जो अधिकतम परिवर्तन होता है वो कितना होता है, प्लस माइनस 5% होता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कि घरेलू अधिष्ठापन में फ्यूज़ को परिपथ में लगाना चाहिए। यानी बताया गया है कि फ्यूज़ को कहाँ लगाना चाहिए, कि जब अपने घरेलू वायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्यूज़ को किस जगह, यानी कौन सा स्थान उपयुक्त रहता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है कि ऊर्जा मापी के बाद। यानी ऊर्जा मापी क्या होता है कि जो KWH मीटर होता है, यानी जो पोल से जो सप्लाई आती है, पोल से सप्लाई आके सबसे पहले KWH मीटर में जाती है, जो क्या बताता है कि रीडिंग बताता है कि हमने 2 या 3 महीने के अंदर कितना वोल्टेज का उपभोग किया है। उसके बाद में क्या होता है कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जाती है, और वहाँ से सप्लाई क्या होती है कि वितरित होती है अलग अलग रूम के अंदर, हमारे घरों के अंदर रूम के अंदर अलग अलग सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बताया गया है कि जो ऊर्जा मापी के बाद, यानी KWH मीटर के बाद लगाना चाहिए। और मुख्य स्विच बोर्ड ये कौन सा है, मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, तो इससे क्या लगाना चाहिए, पहले लगाना चाहिए। यानी फ्यूज़ जो लगाना चाहिए वो क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। यानी ऊर्जा मापी के बाद और मुख्य स्विच से पहले यहाँ पर जो फ्यूज़ का अधिष्ठापन किया जाता है। और फ्यूज़ आपको पता ही है कि फ्यूज़ का कार्य क्या होता है, वो क्या करता है कि सुरक्षा करता है। यानी जो ओवरलोड अगर करंट जाएगी तो उससे सुरक्षा करेगा। अब बात करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन की, कि 16 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट में कितने वोल्ट की पावर रेटिंग की अनुशासित है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि अपनों ने पिन सॉकेट के बारे में बात की थी, कि जो सॉकेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो आता है 2 पिन सॉकेट और एक आता है 3 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट होता है, एक क्या होता है, 3 पिन सॉकेट होता है। 2 पिन के अंदर अगर बात करेंगे डायग्राम के अनुसार से, तो यहाँ पर उसके अंदर 2 पिनें लगी रहती है। 3 पिन की बात करें तो उसके अंदर एक पिन किसकी आती है, अर्थ की आती है, एक न्यूट्रल की, एक किसकी आती है, फेज की आती है। तो ये 3 पिन सॉकेट के अंदर 3 पिन सॉकेट क्या होता है कि आपके 2 टाइप के आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि परिपथ के आधार पर 3 पिन सॉकेट को 2 प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट एंड फैन के लिए। लाइट एंड फैन के लिए अगर पिन की बात करें तो वहाँ पर जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। 240 6 एम्पियर 240 वोल्ट। 240 वोल्ट के लिए क्या होता है, लाइट एंड फैन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं कि 16 एम्पियर या फिर 32 एम्पियर, 16 एम्पियर या फिर 32 एम्पियर, और वोल्टेज क्या रहेगी, 240 वोल्ट। अब इसकी बात करें तो ये कौन सी आपकी जो जो धारा है, ये आपकी कौन कौन सी सर्किट की आती है, ये आती है पावर सर्किट की। यानी जो पावर यानी शक्ति जो परिवर्त होते हैं उनके लिए आती है। तो जो लाइट एंड फैन होता है उसके लिए जो धारा का मान आपने देखा था कि 6 एम्पियर होता है, और उसके अगर लोड की बात करें तो वो कितना होता है, 800 वाट होता है। और यहाँ पर जो पावर रेटिंग आती है वो आती है कि 16 एम्पियर और 32 एम्पियर। तो ये पावर वाले जो परिवर्त की बात कर रहे हैं, तो पावर के अंदर, परिवर्त के अंदर जो
शक्ति का मान रखा जाता है वो बोला जाता है कि एक बोर्ड पर जो अधिकतम लोड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1000 वाट होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। और 1000 वाट होना चाहिए। और इस जो बोर्ड होता है, बोर्ड में कितने बिंदु होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। और 800 वाट वाले लाइट एंड फैन में कितने होने चाहिए, 10 उपभोग बिंदु होने चाहिए। और इसका लोड कितना होना चाहिए, 800 वाट होना चाहिए। और धारा का मान 6 एम्पियर। और पावर के लिए 16 और 32 सप्लाई क्या रहेगी, 240 वोल्ट। और पॉइंट कितना रहेगा, 2 पॉइंट रहेंगे। और उसके अंदर कितना लोड रहेगा, 1000 वाट। तो सभी को समझ में आया। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन की, किसी लैंप होल्डर को ज़मीन के स्तर से कम की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। यानी बताया जा रहा है कि जो हमारा रूम होता है, रूम के अंदर क्या होता है कि लाइटिंग परिपथ लगाए जाते हैं, यानी प्रकाश उपकरण लगाए जाते हैं जो हमें क्या प्रदान करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं। जैसे कि ये रूम है और ये क्या लगाया गया, लैंप लगाया गया। अब बताया गया है कि इससे ज़मीन से इसकी कितनी ऊंचाई पे लगाना चाहिए, यानी ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे लगाना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि जो ISI जो नियम रूल कहते हैं वो कहते हैं कि 2.25 अधिकतम कितना होना चाहिए, 2.25 मीटर की आपको ऊंचाई पर प्रकाशीय उपकरण को स्थापन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब बात करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन की, 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ना चाहिए। यानी 15 एम्पियर से अधिक अगर आउटलेट आ रही है, यानी वोल्टेज का मान 16 एम्पियर या फिर 32 एम्पियर हो रहा है, तो वहाँ पर आपको किस प्रकार के स्विच के साथ है यानी जोड़ना चाहिए, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका होता है कि DP स्विच से, यानी एक DP स्विच है। DP स्विच का मतलब होता है कि डबल पोल स्विच है। इसका पूरा नाम अगर देखें तो क्या होता है, ICDP होता है, यानी आयरन क्लेड डबल पोल। डबल पोल का मतलब है कि एक वायर आती है फेज़ की और एक वायर आती है आपकी न्यूट्रल की। और इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से होता है, यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज़ लगे रहते हैं। और इसके आगे बात करें, यहाँ पर क्या होता है, स्विच होता है। और इस पूरे को क्या बोला जाता है, आपका ICDP बोला जाता है। अगर TP की बात करें तो यहाँ पर एक वायर और आ जाती है और एक स्विच और आ जाता है। ये क्या कहलाता है, ICTP, यानी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। इसमें ट्रिपल पोल यानी पोलों की संख्या कितनी है, 3 है, तो ट्रिपल पोल हो गया। यहाँ पर जो पोलों की संख्या कितनी थी, 2 थी, इसलिए बोला गया डबल पोल। अगर 3 फेज़ की सप्लाई में बात करें तो आपको अगर धारा दे दी जाए, यानी 15 एम्पीयर से अधिक की धारा हो, तो 3 फेज़ के अंदर आप किस प्रकार का स्विच का उपयोग करोगे, तो आप क्या बताओगे, ICTP का, यानी ट्रिपल पोल का। अगर सिंगल फेज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ICDP यानी आयरन क्लेड डबल पोल स्विच के। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अब स्टार्ट करते हैं कि सीलिंग फैन, 6 नंबर क्वेश्चन है, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। यानी आप सभी ने देखा होगा कि घरों के अंदर जो फैन लगाया जाता है इस प्रकार से, तो ये ज़मीन ऊंचाई से अगर बात करें कि फैन से लेकर और ज़मीन तक की जो ऊंचाई होती है वो अधिकतम कितनी रखी जाती है, 2.76 मीटर रखी जाती है। और जो छत से लेकर और ब्लेड तक, यानी ये छत आ गई आपकी, यहाँ से ब्लेड तक के बीच में कितनी रखेंगे, 12 इंच या फिर कितनी रखते हैं, 1 फुट के बारे में। ये तो हो गया इसका अधिष्ठापन का नियम। अब बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सीलिंग फैन होता है उसको छत में लगाया जाता है, यानी कोई सा भी फैन हो, इसके अंदर क्या होता है, रेगुलेटर का मुख्य प्रयोग क्या, रेगुलेटर होता है वो यूज़ क्यों किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि गति बढ़ाना। तो इसका भी ये आंसर है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि कभी भी अपने गति को बढ़ाते नहीं है, क्या करते हैं, हमें स्पीड को हमेशा ही कम करते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि गति बढ़ाते हैं। आजकल बहुत जगह मैंने क्वेश्चन सुना है कि रेगुलेटर यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है कि स्पीड बढ़ाता है। स्पीड नहीं बढ़ाता, ओनली फॉर 240 वोल्ट पर अगर 1000 RPM उस फैन की स्पीड है तो वो क्या रहेगी, उतनी रहेगी। अपने क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं रेगुलेटर की सहायता से। अब बात करते हैं बी नंबर ऑप्शन की, वोल्टता बढ़ाना। वोल्टता बिल्कुल नहीं बढ़ाता है, क्योंकि रेगुलेटर होता है उसमें क्या लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। ओनली फॉर क्या करता है, वो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न पहुंचाएगा और उससे कारण क्या होगा कि वोल्टेज में क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो इसका भी आंसर बी नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। अब बात करते हैं कि धारा को बढ़ाना। धारा को कभी नहीं बढ़ाता, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस क्या है कि रेगुलेटर में रेजिस्टेंस लगा रहता है, उसमें क्या आ जाएगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, धारा क्या आ जाएगी, कम जाएगी। तो इसका ये भी आंसर क्या होता है, गलत है। लास्ट में बच गया अपना डी ऑप्शन। तो आप इस पर तुक्का भी मार सकते हैं तो भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी फैन को दी गई वोल्टता क्या करता है, कम करता है। यानी अगर 240 वोल्ट फैन को मिल रही है तो रेगुलेटर लगा के, रेगुलेटर में क्या लगे रहते हैं, अलग अलग टाइप के आपके रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। इस प्रकार से टेपिंग से निकाली जाती है। और ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं कि जो फैन के अंदर जो वोल्टेज आ रही है इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। यानी ड्रॉप करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होगी तो धारा की मान भी कमी आएगी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फैन है वो क्या है, धीमी गति से चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अब बात करते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन की,
कि स्विच को ऐसे सीरीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी जो स्विच होते हैं जो धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी परिपथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इनको कौन सी ऐसी सीरीज़ में रखा गया है? तो सबसे पहले जो इसका जो राइट आंसर होता है वो आता है कि कंट्रोलिंग डिवाइस के अंदर क्या होता है कि स्विचों को रखा गया है। यानी स्विच कोई सा भी आपका टाइप का स्विच हो, या टम्बलर स्विच हो, फ्लैश टाइप स्विच हो, या फिर ICDP हो, ICTP हो, कोई सा भी प्रकार का स्विच हो, उनको कौन सी ऐसी सीरीज में रखा जाता है? कंट्रोलिंग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं कि धारा के मार्ग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक लैंप लगाया, इसको फेज दे दिया और एक क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, तो इसमें से वोल्टेज आएगी, धारा जाएगी, तो मैं इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसकी स्विच की सहायता से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि धारा कंट्रोल होगी तो ही क्या होगा, ये होगा। तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी इसको कौन सी सीरीज़ में रखा गया, कंट्रोलिंग डिवाइस में। और बात करते हैं कि सेफ्टी के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूज़ वगैरह होते हैं, HRC, किटकेट है, इस प्रकार के जो फ्यूज़ होते हैं, यानी जो सुरक्षा युक्तियाँ होती है, जैसे ELCB, RCCB, MCCB, इनको क्या करता है कि सेफ्टी डिवाइस में रखा गया है। अब बात करें होल्डिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपके होल्डर होते हैं, सॉकेट होते हैं, इनको क्या रखा गया है, होल्डिंग डिवाइस में, जो क्या करते हैं कि अपने उपकरणों को अपनी ओर होल्ड करके रखते हैं, यानी पकड़ के रखते हैं। जिस प्रकार से लैंप होता है उसमें होल्डर में लगाया जाता है, तो ये एक प्रकार का होल्डर क्या होता है, होल्डिंग डिवाइस है। अब बात करते हैं आउटलेट की बात करते हैं कि जो प्लग होता है, जैसे कि अपने चार्जर की बात करें, चार्जर क्या होता है कि जो एडोप्टर होता है वो क्या होता है कि आउटलेट होता है, क्योंकि अपने जो परिपथ जो बोर्ड होता है, बोर्ड से क्या करते हैं, सप्लाई बाहर लेते हैं, तो इसलिए जो प्लग होते हैं इनको रखा गया है आउटलेट डिवाइस के अंदर। तो आप सभी को जो चारों ऑप्शन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आगे भी कोई भविष्य के अंदर चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिले, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फ्यूज़ को कौन सी ऐसी चीज़ में रखा जाता है, तो आप क्या बताओगे, सेफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं कि प्लग को कौन सी ऐसी सीरीज में रखा जाता है, तो आप क्या बताओगे, आउटलेट के अंदर। और बोला जाएगा कि होल्डर को कौन सी सीरीज में रखा जाता है, तो आप क्या बताओगे, होल्डिंग के अंदर। और स्विचों को किस में रखा जाता है, कंट्रोलिंग में। तो आप सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन की, कि फ्यूज़ का प्राथमिक कार्य है, यानी जो फ्यूज़ लगाया जाता है, अपनों ने पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि जो फ्यूज़ हमेशा है वह कहाँ स्थापित करना चाहिए, कि KWH यानी एनर्जी मीटर के बाद और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पहले फ्यूज़ का स्थापन करना चाहिए। फ्यूज़ का कार्य क्या होता है कि ये फ्यूज़ कौन सी एसेसरीज़ है, ये सुरक्षा यानी सेफ्टी एसेसरीज़ है। और फ्यूज़ का जो प्राथमिक कार्य है, पहले प्राथमिक कार्य की बात करें तो क्या करता है कि जब फ्यूज़ का कार्य क्या होता है कि अधिक धारा पर क्या करता है, उपकरणों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो सबसे पहला जो इसका जो राइट आंसर आता है वो क्या आता है, ए आता है, यानी उपकरणों की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। यानी परिपथ को तो ये बाद में खोलता है, जब क्या होती है, ओवरलोड करंट आएगी तब खोलेगा परिपथ को। तो उससे पहले जो फ्यूज़ अपनों ने लगाया जाता है तो वो किस प्रयोजन से लगाया जाता है, अपने ये समझते हैं कि हमारा जो फ्यूज़ लगाया गया वो क्या करेगा, अपने उपकरणों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। यानी अधिक धारा आने पर ये क्या करेगा, उपकरणों की सुरक्षा करेगा। तो जो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, वो क्या आएगा, ए आएगा। अत्यधिक धारा को भी रोकता है, लाइन की क्या करता है, सुरक्षा भी करता है। तो सबसे पहले लाइन की सुरक्षा करता है, पर लाइन के आगे जो अपना उपकरण लगाया गया है वो क्या आता है, अपना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत यानी पैसे से लगाया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से अपने जो उपकरण होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। तो सबसे पहले जो क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी उपकरणों की सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, फ्यूज़ तार का नहीं बना होता, यानी जो फ्यूज़ तार होती है वो किसकी नहीं बनाई जाती, बाकी तीनों की बनाई जाती है। तो इसका जो अपने बात करते हैं कि आंसर की, यानी एल्यूमिनियम की क्या करते हैं, फ्यूज़ बनाते हैं। और तांबा की भी घरों के अंदर जो फ्यूज़ लगाए जाते हैं, जैसे किटकेट फ्यूज़ होता है उसके अंदर क्या होता है कि तांबे की फ्यूज़ लगाते हैं। और लेड और टिन का जो मिश्रण होता है उससे भी क्या होता है, फ्यूज़ वायर बनाई जाती है। तो लेड भी क्या होता है, लगाया जाता है। इस्पात क्या होता है कि फ्यूज़ वायर के अंदर उपयोग नहीं किया जाता। इस्पात धातु है, उसको क्या करते हैं कि अपने नहीं लेते हैं फ्यूज़ वायर के निर्माण में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब बात करते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन की, भू क्षरण परिपथ ब्रेकर यानी ELCB, अगर इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक, यानी इसका जो बात करें कि अपने इलेक्ट्रिक के अंदर तो के आधार पर कार्य करता है, यानी किसके आधार पर कार्य करता है, तो बताया गया यहाँ पर। अपने बात करते हैं तो ELCB बात करें तो इसका जो पूरा नाम हिंदी में दिया गया वो क्या है, भू क्षरण परिपथ ब्रेकर। इंग्लिश में बात करें तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर जो धारा जाती है, यानी जो लीकेज करंट जाता है, उससे सुरक्षा करने के लिए जो डिवाइस होती है वो क्या कहलाती है, ELCB। और क्या कहलाती है, RCCB कहलाती है। अब बात करते हैं के आधार पर कार्य करती है, ये किसके आधार पर कार्य करती है, यानी जो अवशिष्ट धारा का मतलब होता है कि जो रेजिड्यूल धारा जो क्या हो रही है, लीकेज धारा हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, अवशिष्ट धारा होती है। तो अवशिष्ट धारा के लिए क्या होता है कि ELCB का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट परिपथ धारा, शॉर्ट के लिए अपने नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट परिपथ के अंदर अत्यधिक धारा जाती है, उसके लिए क्या करेंगे, अपने फ्यूज़
का उपयोग करेंगे। ओवरलोड धारा के लिए भी क्या करते हैं, फ्यूज़ का करते हैं। और निष्प्रभावी धारा का अगर समझे कि यहाँ पर उस धारा का जो मान होता है वो अधिक होता है और सबसे ज़्यादा होता है, वो क्या करती है कि जो अपने उपकरणों के लिए खतरनाक जो वोल्टेज यानी धारा होती है वो होती है निष्प्रभावी धारा। तो उसका भी अपने क्या करते हैं, फ्यूज़ का उपयोग करते हैं। तो जो अवशिष्ट धारा के लिए है वो अपना जो राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब बात करते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन की लेड शीथ वायरिंग का फ़ायदा क्या है। यानी जो अपनों ने परमानेंट जो वायरिंग पढ़ी थी उसके अंदर जो एक टाइप आता है लेड शीथ वायरिंग का, तो इसका जो फ़ायदा क्या है, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ऑप्शन के बारे में कि संभालने में आसान, इसको संभालने में भी आसानी हो सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कम वोल्टेज पाथ। कम वोल्टेज पाथ से ये अपना आशय नहीं है कि कम वोल्टेज पाथ हो उसमें ज़्यादा होता है, ये सब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो वोल्टेज जो केबलें लगाई जाती हैं उनमें जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो क्या होता है, कम ही होता है। तो उसके अंदर जो वोल्टेज पाथ की बात करें तो वो क्या होता है, नॉर्मली रहता है। अब बात करते हैं कि उच्च कुचालक प्रतिरोध। उच्च कुचालक प्रतिरोध होगा तो क्या है कि हर जो वायरिंग होती है उसके अंदर उच्च कुचालक की प्रतिरोध लगाया जाता है, क्योंकि हर वायरिंग कुचालक प्रतिरोध नहीं लगाएंगे तो हम अगर छुएंगे तो अपने क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। इसलिए क्या होता है, उच्च कुचालक प्रतिरोध हर वायरिंग में दिया जाता है। अब बात करते हैं डी यानी नमी से सुरक्षित। तो ये जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी नमी से सुरक्षित है। लेड शीथड वायरिंग को नमी से सुरक्षित, जहाँ पर नमी वाले स्थान होते हैं वहाँ कौन सी वायरिंग की जाती है, लेड शीथ वायरिंग की जाती है। यानी अगर लेड शीथ वायरिंग के निर्माण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, TRS है और अनेक प्रकार की जो केबिलें होती है उनके ऊपर क्या होता है कि लेड की कवर चढ़ा जाती है। जिस प्रकार से ये केबिल है इसके ऊपर मैंने क्या चढ़ा दी, लेड की एक कवर चढ़ा दी गई। लेड क्या धातु होती है जो क्या करती है, नमी से सुरक्षित करती है और यांत्रिक आघातों से भी क्या करती है, सुरक्षित करती है। और इस लेड शीथड जो वायरिंग होती है इसका जो उपयोग होता है वो कितना वोल्ट तक किया जाता है, आपका 250 वोल्ट तक किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि लेड शीथड वायरिंग का उपयोग है वो कितने वोल्टेज तक कर सकते हैं, तो क्या राइट आंसर क्या होगा, 250 वोल्ट तक कर सकते हैं। और नमी वाले स्थानों पर कौन सी वायरिंग की जाती है, तो आप क्या होता होगा, लेड शीथड वायरिंग। और TRS के ऊपर लेड की कवर चढ़ाने के बाद वो कौन सी वायरिंग बन जाती है, तो आप क्या बताओगे, लेड शीथड वायरिंग बन जाती है। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए एक स्विच का उपयोग किया जाता है। यानी कौन से स्विच को अगर अपने काम में लेंगे, लैंप को क्या करना है, 3 स्थानों से कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वन वे स्विच का जो उपयोग होता है, वन वे स्विच का उपयोग होता है कि एक तरफ की जो धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया था कि यहाँ पर लैंप लगा दिया गया, इसको फेज दे दिया गया, ये न्यूट्रल दे दिया गया। तो यहाँ पर जो एक तरफ की धारा यानी धारा का जो मूवमेंट है वो किस टाइप से है, फेज से न्यूट्रल की ओर है। एक तरफ की धारा को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, वन वे स्विच का उपयोग किया जाता है, जो घरों के अंदर आमतौर पर लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि टू वे स्विच की। टू वे स्विच क्या होता है कि सीढ़ियों की वायरिंग में टू वे स्विच उपयोग में लाया जाता है। और ये क्या करता है कि लैंप को 2 स्थानों से कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर बताया गया कि 3 स्थानों से, और कौन सा स्विच है जो 3 स्थानों से कंट्रोल कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट स्विच, यानी बी ऑप्शन। इंटरमीडिएट स्विच के क्या होता है, अगर बात करें टर्मिनल की तो इस प्रकार से क्या होता है कि इंटरमीडिएट स्विच होता है, इसके क्या होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं। तो ये क्या करता है कि लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल कर सकता है। ये अपने वायरिंग के अंदर देखेंगे किस प्रकार से कंट्रोल करता है। तो आपको बताना है कि एक तरफ कंट्रोलिंग के लिए कौन सा स्विच है, वन वे स्विच है। 2 स्थानों से कंट्रोल के लिए टू वे स्विच है। और 3 स्थानों के लिए कौन सा किया जाता है, इंटरमीडिएट स्विच। अब बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, विद्युत उपसाधनों के टर्मिनलों निर्माण में किस धातु को काम में लेंगे। यानी जो विद्युत उपसाधन होते हैं, विद्युत उपसाधन की बात करें कि सॉकेट हो गया, स्विच वगैरह, फ्यूज़, इनके अंदर अपने किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। अपने सॉकेट की बात करते हैं कि जो सॉकेट होता है इसके अंदर क्या होता है, 3 पिन वाला सॉकेट की बात करें, इसके अंदर जो पिनें लगाई जाती है वो किसकी बनी रहती है। तो इनकी बात हो रही है कौन सी धातु यूज़ किया जाता है। तो लोहा यूज़ अपने नहीं करते हैं, ना ही तांबा यूज़ करते हैं, ना ही स्टील यूज़ करते हैं। तो करते कौन सा है, पीतल यानी ब्रास के टर्मिनल यहाँ पर बनाए जाते हैं। जो अंदर की जो पिन्ने होती है, अगर बात करें कि स्विच के जो पिच वाले जो टर्मिनल होते हैं वो भी किसके बने रहते हैं, यानी पीतल के बनाए जाते हैं। पीतल क्या होता है कि यहाँ पर जो पीतल क्या करता है कि तांबे के साथ अच्छी से संपर्क बनाता है। जैसे कि अपने तांबे की वायर लगाएंगे तो यहाँ पर अच्छा संपर्क बनाएगा और स्पार्किंग भी नहीं होगी। अगर स्पार्किंग हो भी तो क्या होगा कि पीतल पर जंग नहीं लगता है, और जंग नहीं लगेगा तो क्या होगा कि वो कॉन्टैक्ट सही बनाएगा, अपनी जो फेज वायर लगाई गई है और सही तरीके से कार्य
करेगा। अगर यहाँ पर कोई लोहा वगैरह तांबा स्टील ये लगा दी जाए तो स्पार्किंग होती है, वहाँ पर क्या होता है काला काला जम जाएगा और वो क्या होता है एक अचालक परत आ जाएगी, जिसके कारण जो धारा यानी या वोल्टेज के अंदर जो आएगी और जाएगी उसमें क्या होगी परेशानी होगी, कभी संपर्क बनेगा कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इन चीज़ों से बचने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पीतल का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन की 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छेद किसका होता है। यानी 3 पिन सॉकेट की बात करें तो सॉकेट आप सभी ने बताया था मैंने कि सॉकेट 2 टाइप के होते हैं, एक तो 2 पिन सॉकेट होता है, एक क्या होता है 3 पिन सॉकेट होता है। 3 पिन सॉकेट के अंदर क्या होता है कि बात करते हैं कि जो बड़ी पिन कौन सी होती है आपकी अर्थ पॉइंट की होती है, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर अपने पढ़ा है कि जो बड़ी पिन होती है वो कौन सी होती है अर्थ की होती है, और जो छोटी वाली 2 होती है वो किसकी होती है न्यूट्रल और फेज़ की होती है। और फेज़ हमेशा ही किस ओर लगाना चाहिए दाईं ओर, यानी फेज़ यहाँ लगेगा, न्यूट्रल कहाँ लगेगा यहाँ, और अर्थिंग क्या आ गई यहाँ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अर्थिंग पॉइंट की जो इसका राइट आंसर क्या होगा ए होगा। यानी जो 3 पिन सॉकेट के अंदर होता है उसके अंदर अर्थ का जो पॉइंट होता है वो बड़े वाला जो पॉइंट होता है, बड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि इसके अंदर जो धारा का लीकेज धारा है उसका कोई पता नहीं होता कि कितनी धारा लीकेज हो रही है, तो ताकि इसका जो होल यानी डायमीटर अगर ज़्यादा होगा तो धारा के मार्ग भी धारा भी क्या जाएगी ज़्यादा जाएगी, और रेजिस्टेंस का मान क्या होता है कम हो जाता है। इसलिए क्या रखा जाता है इसका व्यास है वो बाकी पिनों से क्या रखा जाता है बड़ा रखा जाता है। अब बात करते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन की सीढ़ियों में बल्ब को जलाने व बुझाने के लिए किस स्विच का प्रयोग किया जाता है। यानी जो सीढ़ियों की यानी स्टेयर केस यानी या फिर जीने की वायरिंग के अंदर किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था अभी कि एक स्थान से स्विच को 2 स्थानों से कंट्रोल करने के लिए आपका 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर 2 वे स्विच कौन सा दिया गया है, ए ऑप्शन के अंदर 2 वे स्विच दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए होगा, यानी फ्लैश टाइप 2 वे स्विच है। फ्लैश टाइप 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है कि सीढ़ियों की वायरिंग में। अब बात करते हैं कि सीढ़ियों की वायरिंग का अगर अपने डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर 2 वे स्विच क्या होता है कि इस प्रकार से लगाया जाता है 2 वे स्विच। अब बात करते हैं कि इस टर्मिनल को आप सीधे सप्लाई से कनेक्ट करोगे, इसको आप सीधे सप्लाई से कनेक्ट करोगे। और अब बात करते हैं कि फेज़ आपको देना है वो सीधा यहाँ पर देना है, और न्यूट्रल की बात करें तो यहाँ पर आपने लैंप लगा दिया। अब जो टर्मिनल ये वाला जो बच गया ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर क्या आ गया लैंप आ गया। ये 2 2 वे स्विच लगाए गए हैं, और इस प्रकार की जो वायरिंग है ये क्या कहलाती है सीढ़ियों की वायरिंग कहलाती है। अब सीढ़ियों की वायरिंग में अगर बात करें कि मैंने स्विच को यहाँ से ऑन किया है, जैसे कि मैं सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ तो मैंने इस स्विच को क्या कर दिया गया कि यहाँ से मैंने ऑन कर दिया गया इस प्रकार से, और ये क्या रहेगा नीचे की तरफ रहेगा। तो अब क्या है कि ये परिपथ क्या है कि ओपन है। जैसे क्या होगा मैंने स्विच को क्या कर दिया इस साइड से नीचे किया, और ये क्या हो गया इससे संपर्क होते हुए क्या हो गया लैंप जल गया। अब मैं जैसे सीढ़ियों के ऊपर जाऊँगा तो मैं इस चीज़ को क्या कर दूँगा ऊपर की ओर कर दूँगा, और यहाँ पर जो क्या रहेगा यहाँ पर ये परिपथ क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तो अपना जो लैंप है वो क्या हो जाएगा बुझ जाएगा, और ये कहाँ पड़ा है नीचे पड़ा है। तो इस प्रकार से जो वायरिंग होती है वो क्या कहलाती है सीढ़ियों की वायरिंग कहलाती है। और इसमें किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है फ्लैश टाइप 2 वे स्विच का। अब बात करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन की कि एक तरफ के सर्किट को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी एक तरफ के जो मैंने बताया था अभी कि जो 1 वे स्विच होता है वो एक साइड की जो कंट्रोलिंग धारा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आएगा कि 1 वे स्विच, इसका राइट आंसर क्या होगा बी होगा, यानी 1 वे स्विच का उपयोग किया जाता है एक तरफ की धारा को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से 4 टर्मिनल युक्त स्विच कौन सा है। यानी जो 4 टर्मिनल होते हैं जिसके वह स्विच कौन सा होता है। तो मैंने बताया था कि जो 1 वे स्विच होता है उसके कितने टर्मिनल होते हैं 2 होते हैं। 2 वे स्विच की बात करें तो उसके कितने होते हैं 3 होते हैं। और इंटरमीडिएट की बात करें तो उसके कितने टर्मिनल होते हैं 4 टर्मिनल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इंटरमीडिएट स्विच, यानी 4 टर्मिनल वाला जो स्विच है वो क्या कहलाता है इंटरमीडिएट स्विच कहलाता है। जो क्या करता है कि लैंप को 3 स्थान से कंट्रोल करता है, ये करता है 2 स्थान से, और ये क्या करता है 1 स्थान से, ये क्या करता है 3 स्थान से। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। अब बात करते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन की कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। यानी जो एल श्रेणी होती है, बात करते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन की एल श्रेणी जो एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। यानी जो एल श्रेणी, अब बात करते हैं कि जो एमसीबी होती है इसका जो पूरा नाम क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये क्या करता है कि फ्यूज़ का एक सुधरा हुआ रूप है। यानी फ्यूज़ के अंदर क्या होता है कि फ्यूज़ वायर लगाई जाती है, और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ नहीं होता ऐसा। ये इसका जो निर्माण होता है वो 0.5 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक निर्माण किया जाता है, और अगर अधिक अपने को चाहिए तो इसका अधिक निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है ये किया जाता है। इसका जो हिंदी में नाम देखें तो क्या होता है उच्च विधारक क्षमता, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है 2 टाइप की होती है। एक बात करें कि एल श्रेणी की होती है, और एक बात करें कि जी श्रेणी की होती है। एमसीबी 2 टाइप की होती है, एल श्रेणी और जी श्रेणी की। एल श्रेणी के अंदर बात करें कि एल श्रेणी जो एमसीबी का जो उपयोग होता है वो
वो क्या होता है कि प्रतिरोध के रूप में किया जाता है, कि जहाँ पर आपका जो लोड है वो क्या है, रेजिस्टिव हो, वहाँ पर आपको किस प्रकार से एमसीबी का चयन करना। तो आपको बताना है कि एल टाइप की एमसीबी। अब प्रतिरोध लोड कौन सा होता है, रेजिस्टिव लोड कौन सा होता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो उपकरण है अपने को ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिस प्रकार से गीज़र हो गया, हीटर हो गया, जो ऊष्मक तंतु जैसे लैंप हो गया, ये जो 100 वाट का जो लैंप आता था वो क्या हो गया, ये एक प्रकार क्या होता है, रेजिस्टेंस होते हैं, जो क्या करते हैं कि अपने को ऊष्मा प्रदान करते हैं। वो परिपथ क्या कहलाते हैं, यानी वो लोड क्या कहलाते हैं, रेजिस्टिव लोड कहलाते हैं। और उनके लिए किस प्रकार की एमसीबी का यूज़ किया जाता है, एल श्रेणी एमसीबी का यूज़। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो क्या है कि बी नंबर ऑप्शन, यानी गीज़र क्या देता है कि अपने को ऊष्मा यानी गर्म पानी होता है। तो इसका ये किस प्रकार का लोड है, रेजिस्टिव लोड है। और रेजिस्टिव लोड के लिए किस एमसीबी का यूज़ किया जाता है, एल श्रेणी एमसीबी का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि जी श्रेणी का। जी श्रेणी एमसीबी का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर क्या होता है, इंडक्टिव लोड हो, जहाँ पर क्या होती है, कुंडलियाँ होती हैं, जहाँ पर कुंडलियाँ हो वहाँ पर इंडक्टिव लोड हो, वहाँ पर किसका यूज़ किया, जी श्रेणी का यूज़ किया। जिस प्रकार से मोटर होगी, वातानुकूलर यानी ये एसी का नाम है, जिस प्रकार से एसी होगी, ये वहाँ पर किस प्रकार की एमसीबी का यूज़ किया जाता है, जी प्रकार की। अब क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि जी श्रेणी जो एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है, तो आपको क्या बताना था, वातानुकूलर यानी एसी के लिए। यहाँ पर पूछा गया एल श्रेणी एमसीबी के लिए, तो क्या आएगा, इसका राइट आंसर गीजर आएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया कि इंडक्टिव लोड के लिए जी श्रेणी का यूज़ किया जाता है और रजिस्टिव लोड के लिए एल श्रेणी का एमसीबी का यूज़ किया जाता है। अब बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्न में से वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री बताइए। कि आपको एक वायरिंग करनी है, नॉर्मली टेम्परेली वायरिंग करनी है, तो इसके लिए आपको मेन चीज़ें क्या चाहिए ताकि आप एक सर्किट का निर्माण कर सकें। तो यहाँ पर बात करें कि मेन स्विच बोर्ड चाहिए आपको सप्लाई के लिए, धारा को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करें तार भी चाहिए, क्योंकि अपने को उपकरण लगाने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, तार चाहिए। अब बात करते हैं मीटर बोर्ड क्या करता है कि हमारे जो उपकरण होते हैं इसकी क्या करता है कि जो कितने इसने रीडिंग ली है, यानी कितना उसने उपभोग किया है, तो आपका जो KWH मीटर होता है जो बाहर पोल पे लगाया जाता है उसका भी उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये सभी, यानी इन सभी का निर्माण अपने एक वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री के अंदर ला सकते हैं। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रोटर स्विच प्रयुक्त युक्ति कौन सी है। यानी रोटरी स्विच जो यूज़ किया जाता है, रोटर नहीं आता, यहाँ पर आएगा रोटरी, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, रोटरी। तो निम्न में से रोटरी स्विच प्रयुक्त युक्ति कौन सी है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या होगा वो क्या होगा, ग्राइंडर के अंदर क्या होता है कि रोटरी स्विच भी इसके अंदर ग्राइंडर में यूज़ किया जाता है। और पंखे के अंदर भी क्या होते हैं, करते हैं अपने यूज़ करते हैं, यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। अपना जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि जो रोटरी स्विच होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। और इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ किया जाता है, पंखे के अंदर स्पीड को कम करने के लिए। स्पीड कम कैसे होगी, जब वोल्टेज का मान कम होगा। और ग्राइंडर के अंदर भी अपना इसका निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा वो क्या आएगा, ए और बी दोनों। तो आज की ये वीडियो 20 क्वेश्चन जो क्या है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में से उठाए गए थे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इनमें से कुछ भी डाउट रह जाता है आपको, या फिर आपको डाउट लगता है कि ये सर ऐसा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।